नमस्कार दोस्तों, 8 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। जल्दी से आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। पहली न्यूज़, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करेगी वैक्सीन का। मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए 75% वैक्सीन यहाँ पे प्रोक्योर करेगी सरकार। तो अपना 25% और राज्य की सरकार का अपना 50%, जो केंद्र की सरकार पहले प्रोक्योरमेंट कर रही थी, और राज्य की सरकार का 25%। अब 75% प्रोक्योरमेंट यहाँ पे केंद्र सरकार करेगी और इसका कोई भी पैसा राज्य की सरकारों से नहीं लिया जाएगा। और अब 18 से 44 साल के एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको फ्री में कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। जून 21 से ये चीज़ लागू हो जाएगी। 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रखी गई हैं, और चलिए थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर के लिए रखना ज़रूरी है। और प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम 150 रुपये का प्रॉफिट इसमें ले सकता है, यानी जितने की भी वैक्सीन उस प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल को मिलेगी, जो भी दाम उस प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल को उस वैक्सीन का मिलेगा, उस दाम से सिर्फ 150 रुपये ऊपर मांग सकता है। तो मान लीजिए वैक्सीन अगर प्राइवेट सेक्टर आर्टिकल को 1000 रुपये की मिल रही है वैक्सीन प्रोवाइडर से, तो मैक्सिमम जो प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों से मांग सकता है वो है 1150 रुपये। तो एक चीज़ ये यहाँ पे अनाउंस की गई है। अब कितनी तेज़ी से और वैक्सीन आएंगी इस बारे में देखिए यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। कब तक वैक्सीनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा ये सोचने वाली बात है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि जुलाई अगस्त के समय से बहुत तेज़ी से वैक्सीन मार्केट में आएंगी, और आनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक अपने प्रोसेसेस को स्पीड अप कर रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी कुछ अच्छा देखने को हमको मिले। बहुत सारी वैक्सीन अभी हमको देखने को मिले। फिर आप देखोगे कि भाई एक और स्कीम का बेनिफिट बढ़ाया गया है। 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को अब आप कहोगे कि फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे दिवाली तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आप एक कह सकते हो कि एक ट्रेडमार्क स्कीम बन के आई है यहाँ पे। और अब इस स्कीम के बेनिफिट को पहले तो 2 महीने 3 महीने के लिए शुरू किया गया था, अब इसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो पिछले साल भी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी कोरोना के समय पे, इसको एक्सटेंड किया गया था, फिर रोक दिया गया था। इस साल सेकेंड वेव में फिर से शुरू किया गया और अब नवंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी सरकार की तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से कि भाई आपने जो यूनियन बजट में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लोकेट किए हैं, वो 35,000 रुपए करोड़ कहाँ खत्म किए जा रहे हैं? तो अभी इस रिस्पेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो 35,000 करोड़ रुपए हैं, हम सबको ये पता है कि ये इनफ नहीं है पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए। तो फिर कहीं ना कहीं भाई देखते हैं वैक्सीनेशन का प्रोसेस कब तक खत्म होता है, कितना वैक्सीनेशन इस साल हो पाता है, ये सब तो भाई आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये एक अच्छा स्टेप है। अब कम से कम वैक्सीनेशन फ्री हो गया है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा लोगों के दिमाग में। जो लोग जल्दी वैक्सीन लगवाना पाते हैं, ज़्यादा टेंशन में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो प्राइवेट सेंटर्स में जाके लगवा सकते हैं, और बाकी वैक्सीन सब फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। तो अब ये नहीं होगा कि भैया राज्य की सरकारों के पास पैसा ही नहीं है वैक्सीन खरीदने के लिए। अब केंद्र की सरकार वैक्सीन खरीदेगी, राज्य की सरकारों को देगी। कितना तेज देती है ये देखने वाली बात है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज़ काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने वहाँ पे जवान सवाल भेजिए। मेल के रिस्पेक्ट में बोलूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे सवाल ज़्यादा भेजो, मेल कभी कभी कुछ छूट जाते हैं, इंस्टाग्राम में मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए लेक्चर्स की PDF के लिए, और जो भी मैं करंट अफेयर्स के लिंक्स अपडेट करता हूँ वेबसाइट पर, उनके लिंक के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट बैन्स क्योर ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। देखिए, LGBTQIA+ कम्युनिटी के अगेंस्ट जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ प्रेजुडाइसेस हैं, जो भी आप कह सकते हो सोसाइटी में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ मेजर्स सजेस्ट किए हैं। ऑब्वियस ही बात है, इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है। और यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई लेजिस्लेशन लेके आइए ताकि इस कम्युनिटी के मेंबर्स के अगेंस्ट अत्याचार ना हो। ये जो एजुकेशनल करिकुलम है वहाँ पे भाई प्रॉपर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए बच्चों का इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ। देखिए, नॉर्मल कर केसेस में जब से बच्चे बड़े होते हैं ना, उनको ये बताया जाता है ये लड़का है ये लड़की है, उनके लिए कोई और आइडेंटिटी उनको नहीं सिखाई जाती है। तो अब एजुकेशन करिकुलम में चेंज करके ये बताना जरूरी है कि ये LGBT आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल जज बेंच थी जस्टिस आनंद वेंकटेश साहब की, उन्होंने ये बोला कि वो लोग जो जबरदस्ती फिजिकल या मेंटल इलाज करा के इन LGBT कम्युनिटी के लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, और ये नहीं हो सकता है। एक्चुअली में एक लेस्बियन कपल ने एक पेटिशन फाइल की वेंकटेश साहब के सामने, जहाँ पे वो प्रोटेक्शन मांग रही थी, हैरेस कर रही थी पुलिस उनको, उनकी फैमिलीज उनको हैरेस कर रही थी, उसके रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, तो वो प्रोटेक्शन मांग रही थी, और मद्रास हाईकोर्ट ने उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी भी है। तो भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटाना है LGBTQIA+ कम्युनिटी के अगेंस्ट। इस रिस्पेक्ट में प्रॉपर लेजिस्लेशन लेके आइए,
और एजुकेशन जिस प्रकार से कराई जाती है बच्चों की, वहाँ पे बच्चों को सिखाइए कि भाई ये कम्युनिटी के लोग आपके साथ कहीं है, कोई अलग नहीं है। अगर आप बात करो इनका फुल फॉर्म LGBTQI का, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर एंड इंटरसेक्स। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके आप कह सकते हैं। देखिए अब ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। क्वीयर और इंटरसेक्स क्या होते हैं ये आप नेट पे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मुझे थोड़ा बताना यहाँ से अजीब सा लग रहा है, इसलिए आप नेट पे पढ़ लो, ठीक है। फिर अब आप कह सकते हो कि ये वो लोग हैं जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल हैं, नॉन सिसजेंडर हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज निकल के आती है। एक तो LGBTQ निकल के आता है, यहाँ पे Q डिनोट्स क्वेयर, और एक निकल के आता है LGBTI, I डिनोट्स इंटरसेक्स। तो ये जो इनकी आइडेंटिटीज है ये बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिटीज है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है और बहुत सारी और चीजें इन्वॉल्व है। अभी नियम कानून के हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वहाँ पे इनकी सेक्सुअलिटी को लेके और इनकी फ्रीडम को लेके कहीं ना कहीं बातचीत होती है। अब आप जैसे लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आप जैसे लोग से तो भाई ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपना दिमाग खुला रखो। आप देश के सिविल सर्विसेज में घुसने की तैयारी कर रहे हो तो आपका दिमाग तो बहुत ब्रॉड होना चाहिए इन सब चीज़ों की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं जो दकियानुसी ख्यालात हैं हमारे माँ बाप के, हमारे एल्डर्स के, सोसाइटी के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के, उनके दकियानुसी ख्यालात को बदलने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से निकल के आई है। तो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट और जुडिशरी के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वेलफेयर करना, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद। कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझाना ट्रिकी हो जाता है, बाकी तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है द मॉडल पंचायत सिटीजंस चार्टर। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यानी NIRDPR के साथ मिलके एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क यहाँ पे रिलीज किया है। मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क किस लिए रिलीज किया गया है कि पंचायत अपने अपने सेक्टर में लोगों को, गांव को, लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, और जब वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग बीट कर लेंगे। तो इस मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क के अंदर अब पंचायत से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक सिटीजन चार्टर रिलीज करें, और सिटीजन चार्टर रिलीज करें ग्राम सभा से बात करने के बाद 15 अगस्त तक इस साल। ग्राम सभा क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे पंचों को चुनने के लिए, वो एक बड़ा विलेज हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस हो सकता है, तो वहां पे पंचों को चुनने के लिए जितने भी वोट डालने वाले लोग होते हैं उन सब की लिस्ट मिला दो तो वो बन जाती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से बात करके हाँ पंचायत को डिसाइड करना पड़ेगा सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि इस लेवल पे लोकल गवर्नमेंट आपको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। तो अब देखिए सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, इट इज नॉट एन इन्फोर्सिबल डॉक्यूमेंट, इट इज अ वॉलंटरी डॉक्यूमेंट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सिटीजन चार्टर में कुछ ऐसी सर्विसेज भी हो सकती हैं जिसके लिए हो सकता है बहुत सारे पैसों की जरूरत हो, और हो सकता है सरकार के पास पैसा ना हो, बट फिर भी एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में एक बेसिक आउटलाइन लिखी हुई होगी कि हाँ भाई ये चीजें इन सिटीजन्स का अधिकार है और ये अधिकार यहाँ पे पूरा होना चाहिए। तो एक सिटीजन को भी पता चल जाएगा सिटीजन चार्टर पढ़ के कि वो क्या चीजें जा सकता है और पंचायत से मांग सकता है, और पंचायत के लोगों को भी पता चल जाएगा कि भैया हमें ये चीजें प्रोवाइड करनी है अगर अगली बार जाके वोट मांगना है। तो ये जो सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट था इसको 1991 में इंग्लैंड में वहां के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस चार्टर पे देख के लोग ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगी उनको। ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हो, वो चाहे इलेक्टेड हो, वो चाहे नॉमिनेटेड हो, उनको ये याद रहेगा कि उनको ये काम करने हैं, और अगर ये काम नहीं करते हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। हालांकि ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखा जाएगा, अभी कहीं पे पानी की जरूरत है तो ऑब्वियस सी बात है पानी होगा तो ही प्रोवाइड करोगे ना, अपने आप से तो पैदा कर नहीं दोगे। तो सिटीजन चार्टर एक प्रकार के गुड गवर्नेंस का टूल है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से एक अच्छे सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट कर देते हो तो बेटर सर्विस डिलीवरी होगी, पंचायत फंक्शनरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिवनेस होगी, और सिटीजन्स का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, पंचायत की फंक्शनिंग में प्रोफेशनलिज्म आएगा। ये अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताई गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है लैंड ग्राबर्स कांट टेक रिफ्यूज ऑफ लॉ। भाई हरियाणा और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी इंक्रोचमेंट है ना, अरावली फॉरेस्ट इलाकों में एक्चुअली में इन्होंने 10,000 रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस कर दिए, और अरावली फॉरेस्ट के इलाकों में ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हरियाणा और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला है कि ये सारे के सारे इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाओ।
जस्टिस में बैठा कौन था, बेंच किसकी किसकी थी, एएम खानविलकर की और दिनेश माहेश्वरी की। अच्छा, ये जो बेंच बनी थी ना सुप्रीम कोर्ट की, ये बेसिकली एक वैकेशन बेंच है। सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्म है कि भाई कोर्ट 2 वैकेशंस लेता है हर साल, एक समर में लेता है, एक विंटर में लेता है। अभी समर वाली वैकेशन चल रही, तो अभी इस वैकेशन के दौरान ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। इसमें भी बेंचेस बना दी जाती हैं जिनको वैकेशन बेंच बोला जाता है। और इसी एक वैकेशन बेंच ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये बोला है, म्यूनिसिपैलिटीज को बोला है कि तुरंत ये सारे के सारे जो इंक्रोचमेंट हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पे हैं नियर लकरपुर खोरी विलेज इन फरीदाबाद, इनको 6 हफ्ते में हटाओ और फिर एक कॉम्प्लेंस रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करो। तो भाई अब ये बड़ा डिसीजन ले लिया है। जिन जिन ने भी इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है उनका पैसा यहाँ फंस गया होगा। और जब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, किसी ना किसी ऑफिशियल को घूस दे के इन्वेस्ट किया गया होगा, क्योंकि साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ द पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट भाई प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी अरावली के पैचेस, फॉरेस्ट और ट्रीज को। तो जो अरावली के पैचेस हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, वहां पे लैंड यूज नहीं हो सकता। ये साफ साफ लिखा है सेक्शन 4-5 पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में। उसके बाद भी अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है तो गलती हुई है कंस्ट्रक्शन करने वाले से भी और वहां की स्टेट ऑफिशियल से भी। फिर आप देखोगे अंखीर एक गांव है, इट इज वन ऑफ द 2 विलेजेस इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। दूसरा विलेज है मेवला महाराजपुर। यहाँ पे 90% का जो विलेज कॉमन लैंड है वो PLPA के अंदर आता है, यानी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है। और भाई कहीं ना कहीं जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसमें इस लैंड को फॉरेस्ट स्टेटस का दर्जा दिया गया। और फॉरेस्ट स्टेटस में फॉरेस्ट काट के आप सीधे सीधे रेजिडेंशियल प्रोमाइसेस नहीं बना सकते। तो गलती तो यहाँ पे हुई है और इस गलती को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश दिया है कि 10,000 के 10,000 रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन उखाड़ फेंको। अब देखते हैं भाई किस हद तक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पुश बैक करता है। ठीक है, हरियाणा और फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर तो मिल गए, ऑर्डर कब तक एग्जीक्यूट होंगे ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अरावली रेंज की बात की जाए तो आपको दिख रही है यहाँ पे अरावली रेंज, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में आपको फैली हुई नजर आ रही है। तो आप कह सकते हो एक माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, रनिंग पैरेलल टू 670 स्क्वायर किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दिल्ली से शुरू होती है, साउदर्न हरियाणा राजस्थान तक जाती है, गुजरात में एंड करती है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर 1722 मीटर। ओल्डेस्ट रेंज है फोल्ड माउंटेन्स की। ये तब बनी थी जब हमारा इंडियन लैंड मास यूरेशियन लैंड मास से अलग था, बीच में एक ओशन था, ओशन था आपका टेथिस सी। अच्छा, एक बात मैं आपको वहां पे और बता दूं, देखिए ये जो अरावली सीज हैं इसके आसपास ज्यादा पानी क्यों नहीं बरसता। आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो अगर ये साउथ वेस्ट मानसून अरावली से टकराता तो शायद पानी बरसाता। वो तब बरसाता अगर अरावली ऐसे खड़ी होती। तो अरावली विंड फ्लो के पैरेलल खड़ी है, तो जब वो विंड फ्लो के पैरेलल खड़ी हुई है तो उस चलते यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है। अगर ये अरावली टेढ़ी खड़ी होती, सामने खड़ी होती कुछ इस प्रकार से, तो उस केस में आपको ये आसपास का जो इलाका दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ग्रीन हरा भरा इलाका होता, क्योंकि यहाँ पानी बहुत बरस रहा होता। लेकिन राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, डेजर्ट इलाका है, ये आपको पता ही है। क्योंकि अरावली सीधी, मतलब जो अरावली का ओरिएंटेशन है वो साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल है, तो ज्यादा पानी नहीं बरस पाता। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मालदीव्स वंस यूएन जनरल असेंबली इलेक्शन। देखिए मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद प्रेसिडेंट बन गए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 2021-22 के। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई आर्टिकल 21 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से जनरल असेंबली अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को खुद अडॉप्ट करेगा, अपना प्रेसिडेंट वो खुद चुनेगा हर सेशन के लिए। इनका सेशन सितंबर में शुरू होता है। ठीक है, रूल 30 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ जनरल असेंबली ये प्रोवाइड करता है कि कैसे और कब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। ये रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप पढ़ लेना। यूएन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, 1953, इंडिया से अभी तक यही बनी है। अब इस रिस्पेक्ट में एक और यहाँ पे आप कह सकते हो इशू उठा था। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलमई रसूल भी यहाँ पे खड़े हो रहे थे और अफगानिस्तान को इंडिया से उम्मीद थी कि इंडिया अफगानिस्तान के फेवर में वोट करेगा, बट इंडिया ने मालदीव्स के फेवर में यहाँ पे वोट कर दिया। मे बी इंडिया का लॉजिक ये है कि भाई अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव पहले भी प्रेसिडेंट बन चुका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो मालदीव्स को मौका मिलना चाहिए। मालदीव्स का अब तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव UNGA का प्रेसिडेंट नहीं बना है। अब यहाँ पे मिस्टर शाहिद अगर जीत के गए हैं तो कहीं ना कहीं मालदीव से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे जनरल असेंबली के, जिनका नाम था वोल्कान बॉस्कीर, ठीक है, ये टर्की के थे। ये भैया इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेटमेंट देते थे। टर्की वालों की खास बात ये है वहाँ के प्रेसिडेंट की, वो अपने आप को मुस्लिम धर्म का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं।
तो दुनिया भर में जितने जहाँ जहाँ पे भी उनको लगता है कि मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। ये अलग बात है कि जब इसराइल ने पकड़ पकड़ के मारा पैलेस्टीनियंस को, तो वो कुछ नहीं बोल पाए। इसराइल ने कोई सही नहीं किया, पर टर्की फिर वहाँ से साइड में खड़े होकर चिल्ला ही रहा था, कर वो कुछ नहीं पाए। अगर इतना ही तुम्हें वो उनके साथ वो थी, मतलब दोस्ती थी, तो जाके उनकी मदद करते, बट मदद करने नहीं गए। तो ये जो टर्की जैसी कंट्रीज हो गई, बाकी कंट्रीज हो गई, इनके जो लीडर्स हैं ना, ये बस स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहेगा और पीछे से टर्की खड़ा होकर चिल्लाता रहेगा कि भैया ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो ये सब पॉलिटिक्स है। अब तक तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, अगर आप बहुत लंबे समय से मेरा ये एडिटोरियल डिस्कशन देख रहे हो। तो ये जो मिस्टर शाहिद का टेन्योर है, जो कि मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सितंबर 2021 से शुरू होकर सितंबर 2022 तक चलेगा। और इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेन्योर है, वो दिसंबर 2022 तक चलेगा। तो यूएन में इंडिया और मालदीव एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, ये बात बोली जा रही है। हर साल प्रेसिडेंसी चेंज होती है यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की, और जोग्राफिकल रोटेशन का पैटर्न यहाँ पे चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।